चलो ये तो अच्छा है कि इसमें दोबारा लिंक शेयर नहीं करना है, वो इसी लिंक से हो जा रहा है। तो ये नोट करो बच्चों। अब देखो ये जनरल मोशन को अब हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक तो पहले हम इसमें काइनेमेटिक्स वाला पार्ट देखेंगे, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना, और फिर हम लोग डायनामिक्स वाला पार्ट, मतलब F इक्वल टू ma कैसे लगाएंगे, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कैसे लगाएंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ जनरल मोशन। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ जनरल मोशन सोच रहे हैं। तो देखो जैसे मान लो आपका ये कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे को vcm स्पीड से जा रहा है और बॉडी इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है, और मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट ए है, उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ बच्चों, हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट की काइनेमेटिक्स में मेनली हम यही सीखेंगे कि कोई भी पॉइंट की जनरल मोशन के टाइम पे कोई भी पॉइंट की स्पीड क्या, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एक्सेल। तो आप कैसे सोचोगे, आप इसको दो पार्ट में सोचोगे। आप पहले सोचोगे कि एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है और रोटेशनल मोशन हो रहा है ना। सभी को याद है ना कि हम दो पार्ट, दो टाइप का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में हम क्या मानेंगे कि हर एक पॉइंट आगे को vcm स्पीड से जा रहा है ना। अगर आप सोचो, वीडियो दिख रहा है ना आपको? बच्चों वीडियो दिख रहा है? तो अब देखो जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये पेन केवल आगे को ट्रांसलेट कर रहा है, अगर आगे को ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? केवल ट्रांसलेट कर रहा है तो सेम होगी ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन सोचना आसान है क्योंकि उसमें तो क्या है, हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे ना। तो पॉइंट ए भी आगे को कितनी स्पीड से जा रहा होगा, vcm स्पीड से जा रहा होगा ना। ये पॉइंट ए है, तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे को vcm स्पीड से जाएगा, साथ में मान लो सेंटर ऑफ मास से ये जो पॉइंट ए है उसको मिलाने वाली ये रेडियस कुछ आर है।
ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम रोटेशनल मोशन जब सोचेंगे तो सेंटर ऑफ मास से हर पॉइंट अपनी जगह क्या करता हुआ दिखेगा? सेंटर ऑफ मास से हर पॉइंट अपनी जगह क्या करता हुआ दिखेगा बच्चों रोटेशनल मोशन में? सर्कुलर मोशन ना। केवल रोटेशनल मोशन में अगर हमने बोला कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी केवल रोटेट हो रही है, तो हर पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे पॉइंट ए भी क्या होगा, उसका ये रेडियस हो जाएगा और इस रेडियस के सर्कल में वो अपनी जगह घूम रहा होगा। तो उसमें एक तो रोटेशनल मोशन की वजह से इधर को वेलोसिटी आएगी। इस वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? डायरेक्शन के साथ ओमेगा क्रॉस आर। याद है बच्चों? अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कभी वेलोसिटी लिखना रहे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो फॉर्मूला क्या रहता है? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो अब देखो पॉइंट ए की दो वेलोसिटी है, एक तो सेंटर ऑफ मास के एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और दूसरा रोटेशनल मोशन की वजह से। अब आपने दोनों को अलग अलग सोच लिया, तो अब कंबाइंड रिजल्ट आप बताओगे। पॉइंट ए की वेलोसिटी बोलोगे कितनी? पॉइंट ए की वेलोसिटी आप बोलोगे एक तो है vcm ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ओमेगा क्रॉस आर ड्यू टू रोटेशनल मोशन। दोनों का वेक्टर सम कंबाइन करना, मतलब अगर एक ही पॉइंट की दो वेलोसिटी आ रही हैं तो आप क्या करोगे? नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, आप उन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दोगे। समझ आ रहा है बच्चों? अगर कोई भी बॉडी जनरल मोशन कर रही है तो उसके कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से अलग लिखोगे, रोटेशनल मोशन की वजह से अलग लिखोगे और दोनों का वेक्टर सम कर। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एक रॉड है, अभी रॉड ऐसे वर्टिकल में है, इसका रॉड का मिड पॉइंट आगे को VCM से जा रहा है और रॉड ओमेगा से घूम रहा है। रॉड की ये लेंथ कुछ L है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो हमें पूछा जाए कि पॉइंट A की वेलोसिटी बताओ और पॉइंट B की वेलोसिटी बताओ, तो कितनी कितनी बताओगे? हाँ सही है तेजस। हम देखो क्या क्या सोचेंगे कि यहाँ पर दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। एक तो रॉड, जब रॉड आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो हम वहां पे सोचेंगे कि रॉड में दो टाइप के मोशन है। एक तो रॉड केवल आगे जा रहा है और एक रॉड केवल रोटेट कर रहा है। हाँ सही है आदित्य, सही है। तो अब रॉड आगे को VCM से जा रहा है, तो रॉड का हर पॉइंट आगे को VCM से जा रहा होगा ना। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी केवल रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने की वजह से ये जो पॉइंट ए होगा ये किधर को जाना चाहेगा? अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंट किधर को आगे जाना चाहेगा? बताओ बच्चों, अगर केवल ये रोटेट कर रहा होता तो ये पॉइंट क्या होता? इधर को आगे जाता ना, ऐसे सर्कल में घूमता ना, इधर को। अभी इस इंस्टेंट की बात हो रही है श्रेष्ठ ना, आगे क्या होगा वो नहीं। इस इंस्टेंट पे पॉइंट ए किधर जाएगा? इधर को।
और इस इंस्टेंट पे पॉइंट बी पीछे को जाएगा। और सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे लिखते हैं, आर ओमेगा। आर कितना लोगे, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, L/2, तो L/2 ओमेगा आगे को और यहाँ L/2 ओमेगा पीछे को। अब देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ आप सीधे क्या बोल दोगे, यहाँ तो देखो मैंने जनरल केस लिखा था भाई, कोई किधर को भी आ सकता था, ये जनरल केस था, लेकिन यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सीधे हम वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, पॉइंट ए की स्पीड बोलेंगे VCM प्लस L/2 ओमेगा, ना सेम वे में पॉइंट बी की स्पीड बोलेंगे VCM माइनस L/2 ओमेगा। यहाँ मैंने ये माना है कि VCM बड़ा है L/2 ओमेगा से, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। समझ आया सभी को बच्चों? नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया। तो अब इसी को थोड़ा अभी हमें और समझना है, तो इसीलिए मैंने इसको एक बार फिर से सेलेक्ट किया है। और इस नीचे फिर से लिखते हैं इस चीज को। देखो यहाँ पे हमने अभी वेलोसिटी निकालना सीखा ना, कि अगर जनरल मोशन हो रहा तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? हमने अभी जनरल मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सीखा। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हमें अगर वेलोसिटी पता है ना, अगर हमें मान लो पॉइंट ए को, मतलब कोई भी पॉइंट, पॉइंट ए की हमें वेलोसिटी पता है, तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें इससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं बच्चों? इसमें एक चीज और देखो, ये जो आर है, ये आर किसके रिस्पेक्ट पे है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट ए का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dr/dt मुझे क्या देगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर
कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या देता है, उसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है ना, और ये कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, dr बाई dt। ये dr बाई dt किसके रिस्पेक्ट में होता है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर था, ये आपका ओरिजिन है मान लो, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a आया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझो, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर रहता है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगी। समझो बच्चों ये बात। अब देखो, अगर हमें एक्सेलरेशन और पॉइंट ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने वीए उसका देखा, वीए आया है हमारा वीसीएम प्लस ओमेगा क्रॉस आर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डी बी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी वीसीएम प्लस डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन। ये हमें क्या देगा, एसीएम। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, वो बताएगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है और चेंज हो रहा हो, हमें नहीं पता, हम तो जनरल केस पढ़ रहे हैं। हो सकता है बॉडी, जब आप कोई बॉडी को मूव करा रहे हो तो उसका ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंजिंग भी हो सकता है, तो ओमेगा यहाँ वेरिएबल है। ये आर यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये आर क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। आर मतलब क्या है, आर, देखो आर को आप दो तरह से सोच सकते हो। आर मतलब, एक तो मैं बोल रहा हूँ केवल आर, ऊपर वेक्टर नहीं लगा, मैग्नीट्यूड, या फिर आर वेक्टर। मैं आर वेक्टर की बात कर रहा हूँ, आर की बात नहीं कर रहा हूँ। आर वेक्टर चेंज हो रहा है या वेरी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास से जो ये आर वेक्टर आ रहा है, क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये देख लो ना, ये पॉइंट आगे जाएगा तो आर वेक्टर चेंज होगा ना, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर, सब तरफ जा रहा होगा ना, आर वेक्टर चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो न तो ओमेगा कांस्टेंट है, न ही आर कांस्टेंट है, तो मैं क्या किसी को बाहर कर सकता हूँ, ओमेगा और आर दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं किसी को बाहर नहीं कर सकता। अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है और बीच में, उनके बीच में प्रोडक्ट है, तो हम डिफ्रेंशिएशन में कौन सा रूल लगाएंगे, इनके बीच में प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले देखो हमने एडिशन का रूल लगाया, दो लोग थे ये और ये, यहाँ पे हमने एडिशन वाला रूल लगाया, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग, और इसको करने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं बच्चों, एक बार एक को बाहर करते हैं, फिर एक बार दूसरे को बाहर करते हैं। और देखो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन पहले लिखा है और कौन बाद में लिखा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हम चेंज ना करते हुए ही ये काम करेंगे। जो ओमेगा पहले लिखा है तो उस वाले को हमेशा हम पहले ही लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। एक बार हमने ओमेगा को डिफ्रेंशिएट किया, आर को बाद में रखा ना, ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो उसको छेड़ना नहीं है। फिर एक बार ओमेगा को बाहर किया और आर को डिफ्रेंशिएट किया। समझ आया बच्चों सभी को कैसे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। एक बार आपको डी बाई डी टी ओमेगा के साथ लेना है, एक बार डी बाई डी टी आर के साथ लेना है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखना है ना। अब देखो ओमेगा क्या था बच्चों, ओमेगा क्या था, जब आप
ये सोच रहे थे कि बॉडी केवल रोटेट कर रही है, तो कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ये था ना ओमेगा। बॉडी की एंगुलर केवल रोटेशनल मोशन में ओमेगा क्या है, तो ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा। अगर बॉडी जब रोटेशनल मोशन सोचोगे तो वहां अल्फा कितना है, वो होगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज डालते हैं। देखो थोड़ी देर अभी आप पेशेंस रखना, थोड़ी देर में ये चीजें बहुत सिंपल होने वाली हैं। थोड़ी देर तक आपको लगेगा कि यार कितना क्या सर बता रहे हैं, और थोड़ी देर में आपको लगेगा अरे ये तो क्या ही फालतू की बातें थी, इसका बात नॉर्मल बातें हैं ये तो। अभी मैं थोड़ा तुम लोग को हाई फाई तरीके से बता रहा हूँ, फिर ग्राउंड वाला तरीके से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। डी ओमेगा बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा। और अभी देखो मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, जनरल मतलब पॉइंट एक किधर भी हो सकता है, तो मैं अभी वेक्टर फॉर्म में सब लिखूंगा ना। जब मुझे एकदम क्लियर पता रहेगा कौन किधर है तो मैं डायरेक्शन के साथ लिखूंगा। अभी तो जनरल चल रही है चीजें। डी आर बाई डी टी क्या है बच्चों, आर क्या था, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा ए का किसके रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, सही बात है। अब सेंटर ऑफ मास से अगर आप देखोगे कोई भी रिजिड बॉडी को जब हम देखते हैं, उसके कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो केवल कौन सा मोशन होता दिखता है, सेंटर ऑफ मास से अगर हम बॉडी को देखेंगे तो केवल कौन सा मोशन होता दिखेगा, केवल रोटेशनल ही होगा ना, केवल सर्कुलर मोशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास से अगर मैं बोलूं कि ए की वेलोसिटी बताओ तो आप क्या बताओगे, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे बताते हैं, आर ओमेगा से, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा जहां पे ए की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, बाकी चीजें तो ऊपर से वैसे ही लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख दूंगा। अभी देखो ये ऊपर वेक्टर लगा है ना, मतलब मुझे डायरेक्शन के साथ लिखना है, डायरेक्शन के साथ क्या लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर। सही बात है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, तो हमारा पॉइंट ए का एक्सेलरेशन आ गया। अब तुम लोग को लग रहा होगा ये एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ये क्या क्या आ गया इसमें, है कि नहीं बच्चों, एक्सेलरेशन निकालना क्या इजी काम लग रहा है, एक्सेलरेशन निकालना बच्चों क्या इजी लग रहा है हमें, नहीं लग रहा है, वेरी गुड, नहीं लगना चाहिए था। लेकिन देखो अब थोड़ी देर बाद तुम लोगों को इजी लगने लगेगा, क्योंकि अब अगर हम इसी चीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये बता रहा है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एक्सेलरेशन, अभी समझेंगे हम लोग ना। और ये वाला पार्ट बता रहा है रोटेशनल मोशन की वजह से एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी अगर केवल रोटेट कर रही है तो रोटेशनल मोशन में कितने एक्सेलरेशन आएंगे, अगर कोई भी पॉइंट को देखोगे केवल रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन की वजह से कितने एक्सेलरेशन आएंगे, दो आएंगे ना। तो ये दो वही एक्सेलरेशन लिखे हुए हैं, उसमें देखो ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट है अल्फा क्रॉस आर,
ये एक्चुअल में आर अल्फा लिखा है लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये आपका एटी है। और जो ये वाला पार्ट है ओमेगा क्रॉस आर, ये वाला पार्ट आपका एसी है। तो ये बस एटी और एसी लिखा हुआ है। तो वो आप देखो, जब भी केवल रोटेशनल मोशन होगा तो एटी एसी निकालना आता है ना आपको। ये यहाँ तो समझाने के लिए मैंने ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखे हैं, बट आपको करना वही है जो आप पीछे करते थे। एटी निकालो, एसी निकालो और एसीएम निकालो, सबका वेक्टर एडिशन कर दो। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। करना वही है जो अपन पहले करते रहे हैं, ट्रांसलेशनल का अलग, रोटेशनल का अलग। रोटेशनल में दो एक्सलेशन, एटी और एसी, और उनको नेट ले लो। अभी एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज ये पहले देख लो कि ये वाला तो समझ आता है भाई कि आर अल्फा ये वेक्टर फॉर्म में, ये कैसे एसी है, ये एक बार मैं समझा दूं। आपको ये याद है बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? मैंने एक बार ये पढ़ाया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने किस दिन के लिए पढ़ाया था? ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों मैंने किस दिन के लिए पढ़ाया था? आज के लिए। वेरी गुड। ना मैंने ऐसे थोड़ी टाइम पास के लिए पढ़ाया था, जरूरत पड़ने वाली थी, तो अब अपन यूज करते हैं इसको। क्या पढ़ाया था मैंने? ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देते थे? पहले यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख देंगे, माइनस, फिर यहाँ सी है तो सी लिख देंगे। याद है? जब हम बी लेंगे, पहले बी लेते हैं तो बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी। सही बात है? और जब सी लेंगे तो बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे करते थे ना बच्चों? समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? तो अब आप इसको सॉल्व करो, ओमेगा क्रॉस आर। और एक चीज मुझे और बता दो, ओमेगा किधर को होगा अगर एक बॉडी केवल रोटेट कर रही है ना? यहाँ पर आर इधर है और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो ओमेगा का डायरेक्शन अभी किधर है? यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन बताना है। बॉडी जिधर को घूम रही है, घूमने के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर, राइट हैंड का फिंगर कर्ल करेंगे ना, घूमने के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब बताता है ना ओमेगा का डायरेक्शन। ओमेगा एक्सियल वेक्टर है ना, ओमेगा अभी क्या है? क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज में अपने कॉपी के ऊपर फिंगर कर्ल करो सभी लोग, क्लॉक वाइज में कॉपी के ऊपर सभी लोग फिंगर कर्ल करो, तो देखो वहां पे थंब अंदर को जा रहा हो। मतलब ओमेगा को अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो ओमेगा यहाँ पे इन टू द प्लेन है, ऐसे अंदर को। और आर क्या है? प्लेन में है ना, आर तो आपके कॉपी के प्लेन में है। तो ओमेगा और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? कोई भी वेक्टर, एक जो प्लेन में है और एक उसके प्लेन के अंदर है, उनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री ना। अब यहाँ पे यही लगा दो। आप क्या करोगे, एक बार ओमेगा लिखोगे, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। बाकी दो कौन कौन बचे? एक ओमेगा और एक आर, फिर माइनस, फिर आर, और यहाँ पे बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? दो वेक्टर अगर बच्चों 90 डिग्री पे हैं तो फिर से बच्चों 10 मिनट बाद रीज्वाइन करना होगा, तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है? और अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर है तो ओमेगा डॉट ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए डॉट ए कितना हो जाता है? हाँ, ओमेगा स्क्वायर ना, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंट्रीपिटल वाला एक्सीलरेशन हमेशा किधर होता था बच्चों? अगर मान लो यहाँ से ये आर वेक्टर है और ऐसे आपका ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल आर के डायरेक्शन में होता है या आर के अपोजिट होता है?
अपोजिट होता है ना, तो यही ये बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर और डायरेक्शन है आर वेक्टर के अपोजिट में। समझो बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन आर के लॉन्ग तो है नहीं, तो आर बनाया और उसके माइनस लगा दिया, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया। कुछ समझ आया सभी को? तो ये देखो हो गया अपना थोड़ा सा मैथमेटिकली क्या होता है वो। आदित्य ये देखो मैंने जो आपको बताया ये हर जगह के लिए ट्रू था, कैसे भी सिचुएशन होती हर बार यही रिजल्ट आता ना, मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बनाई थी, जनरल सॉल्व किया है, तो हर कंडीशन में अच्छे से सोचो यही आएगा। तो अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब इसी चीज को हम फिर से एक बार देखेंगे, अब आसान लैंग्वेज में देखेंगे। देखो क्या है, अगर कोई बॉडी मान लो एक्सलरेट भी कर रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है, एंगुलर एक्स स्पीड ओमेगा से और एंगुलर एक्सलेशन अल्फा से, और बोला जाए कि भाई इस पे एक पॉइंट ए है उसका मुझे एक्सलेशन चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा बच्चों, बताओ मैं क्या सोचूंगा। अगर कहीं पे भी जनरल मोशन हो रहा है तो मैं पहला स्टेप क्या सोचूंगा कि वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन, ना ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास आगे को एसीएम से जा रहा है तो हर पॉइंट आगे को कितने से जा रहा होगा, अगर इसका ए एक्सीलरेशन है तो हर पॉइंट का एक्सीलरेशन ए ही होगा ना, तो पॉइंट ए भी इधर को आगे को जा रहा होगा एसीएम एक्सीलरेशन से। फिर मैंने सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ए को देखा, तो पॉइंट ए मुझे केवल क्या करता दिखेगा, जब मैं केवल रोटेशनल मोशन सोच रहा हूँ ना, वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता दिखेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है अभी और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो उसमें क्या क्या एक्सीलरेशन दिखेंगे हमें, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो रोटेशनल मोशन की वजह से क्या क्या एक्सीलरेशन आएंगे, एक तो आएगा एटी ना, एक तो आएगा एटी, एटी मतलब आर अल्फा, और एक आएगा एसी, ठीक है। और फिर मुझे नेट निकालना है, तो नेट अगर मुझे पॉइंट ए का एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो यहाँ पे बस समझना है ना, निकालना नहीं है, जब सिचुएशन आएगी तब निकालेंगे। यहाँ तो देखो सब अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो बस हम लिख देंगे कि उनका वेक्टर एडिशन करना है, जब दिया रहेगा कौन किधर है तब एडिशन करेंगे, एटी प्लस सेंट्रीपिटल, सबका वेक्टर एडिशन कर देना है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? कुछ समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कहीं पे कोई डिस्क है, लिखना है ये, 4 मिनट बचा हुआ है, कहाँ से लिखना है, यहां से पूरा स्टार्टिंग से, यहां तक तो हो गया था, रॉड तक हो गया था, यहां से लिखना है, लिख लो फिर।
यार आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज बच्चे कम आए हैं। अब आज की क्लास के बाद आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें आज की क्लास का यूज होगा। जिसने आज की क्लास छोड़ दी अब उसको समझ नहीं आएगा। संडे फंडे बन गया, लेकिन अब आगे उनका हर दिन फंडे ही रहेगा फिर, क्योंकि ये ही अब हर बार यूज होगा आगे हर जगह। फिर वो फनी करते रहेंगे। लिखने के बाद बच्चों ये मीटिंग लगभग खत्म हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन करना रहेगा। 2 मिनट बचा हुआ है, तब तक तुम लोग लिखोगे और फिर से ज्वाइन कर लेना। यार श्रेयस शिंदे, अब इसमें मैं क्या बताऊं, कब से स्टार्ट होगा। देखो सब लोग यही बोल रहे हैं 1 मंथ के अंदर तो हो ही जाना चाहिए वापस से केस डाउन। जैसे केस डाउन होना स्टार्ट होगा अपन शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। हो गया नोट बच्चों? नहीं आयुष, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है ना। आपको जब भी ओपन होगा तो पहले एक बार मैसेज करेंगे, उसके बाद ही ओपन करेंगे टाइम दे करके।